बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सुबह का वक्त होता है, दफ्तर रोज़ शौहर जाता है अपने काम पर। एक रूटीन है, सुबह 8 बजे उठना, 9 बजे तैयार होकर दफ्तर के लिए निकलना। लेकिन उस सुबह ये शख्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नाम इनका इब्रार है, उम्र इनकी 25 साल है। सुबह का वक्त होता है, बेगम अपने शौहर को जगाती है। अभी शादी को इनके कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, 2 साल ही हुए हैं। अभी इनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं है। बेगम अपने शौहर को जगाती हैं और उसके बाद वो किचन में जाती है ताकि उसके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करे। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे में आती है तो शौहर वैसे का वैसा ही बिस्तर पर लेटा होता है। वो उसको हिलाती जुलाती है और फिर उसकी चीखें निकल जाती हैं क्योंकि वो बिल्कुल साकित पड़ा होता है, उसका जिस्म ठंडा होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है और घर में मौजूद उसके ससुर और 2 जेठ दौड़े दौड़े उसके कमरे की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि उनका भाई बिस्तर पर बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़ा है, ठंडा उसका जिस्म है। दोनों बहुत परेशान होते हैं, बड़ा भाई बिलाल और छोटा भाई अहमद और साथ ही उनके वालिद भी। जवान बेटे की लाश देखकर बाप होश व हवास से बेगाना हो जाते हैं, वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। पुलिस को कॉल की जाती है। अब पुलिस को कॉल इसलिए भी करते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, एकदम से उनको लगता है कि शायद मामला कुछ गलत है। लेकिन इतनी ही देर में घर के बड़े जो हैं वो कहते हैं कि पुलिस को कॉल करने की क्या ज़रूरत है, एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस आती है और वो आके चेक करते हैं और उन्हें डेड डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है। कुछ इलाके में जान-पहचान भी थी, इलाके की ही पुलिस थी। सलाम दुआ के बाद देखकर वो और सारी सिचुएशन देखकर फिर वो अपना रुख करते हैं और डॉक्टर जो हैं वहाँ पे जो मौजूद होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ है और सफोकेशन है या कुछ इस तरह का मामला है, क्योंकि बज़ाहिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि कुछ उसके साथ हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, अब चूँकि घरवालों को किसी किस्म का कोई शक-व-शुबा भी नहीं होता कि मामले को कोई ज़्यादा उठाते। बीवी जो है वो बुरी तरह से रो रही है, धाड़े मार रही है और उसके बाद घर वाले वो अलग एक और ही हालत में हैं। बीवी का ससुराल भी आ जाता है, मैका भी आ जाता है, सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फिर लाश को दफनाया जाता है, यानी कि बॉडी को दफनाया जाता है। अच्छा, अब जब गुस्ल दिया जाता है तो बड़ा भाई बिलाल जो है वो गुस्ल देता है। छोटा भाई बहुत रो रहा होता है, वो थोड़ा साइड पे ही रहता है, लेकिन बिलाल एक अजीब-सी चीज़ नोट करता है। नहलाते हुए, गुस्ल देते हुए वो देखता है कि भाई के जिस्म पर कुछ नीले निशान हैं। अब थोड़ा वो समझदार भी था, कुछ थोड़ा उसको ये आइडिया भी था कि ये नीले निशानात जो हैं, ये किसी ज़हर खुरानी की वजह से भी हो सकते हैं। अब दिल में एक अजीब-सा वहम, वसवसा सा होता है। गुस्ल देने के बाद अपने बाप के पास जाता है, बाप के कान में आहिस्ता से कहता है कि अब्बा, मुझे लगता है कि मामला कुछ और है। भाई के जिस्म पर मैंने नीले निशान देखे हैं। बाप उसे कहता है कि कैसी बातें करते हो? हमारी बेटी है, कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? अभी खामोश रहो, बरादरी यहाँ पे मौजूद है। और आखिर सब चुप करते हैं और तदफ़ीन कर दी जाती है। तदफ़ीन करने के बाद जो है, अब ये लोग सारे जब घर में बैठे हैं, दुल्हन जो है उसके घरवाले भी आए हैं। वो ख़ातून कहती है अपने घरवालों से कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। इस बात पर एकदम से ससुर को तशवीश भी होती है। वो कहते हैं कि अभी तो उसका 40वाँ भी नहीं हुआ, तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम्हारा तो शौहर है, तुम्हें अभी इधर रहना चाहिए, बरादरी वाले आएँगे, लोग आएँगे। लेकिन वो बज़िद होती है कि मैं अपने माँ-बाप के घर जाना चाहती हूँ। ये बात उनके ससुर को शक में डाल देती है और वहीं पर एक बहस शुरू हो जाती है, एक लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है। वहाँ पर उसका बड़ा भाई बिलाल कहता है कि मैंने उसके जिस्म पर निशान देखे हैं नीले, मुझे शक है कि मामला कुछ और है। यहाँ पे वो लड़की जो है वो हत्थे से खड़ जाती है और उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि आप लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ गलत खा लिया होगा, कोई फूड पॉइज़निंग हो गया, आप मेरे ऊपर कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जाएँ बुला लें डॉक्टर को। अब उसको पता था कि चूँकि अब तो दफ़ना चुके हैं, अब क्या होगा? इतना लंबा और आगे तक का तो उसने सोचा नहीं। अब जनाब, जब ये मामला ज़्यादा बढ़ता है तो इन्हें गरमा-गर्मी होती है, तो फ़ौरन ही जेट 15 पे कॉल करता है, पुलिस को बुला लिया जाता है। वही पुलिस जो पहले आकर देखकर और मामले को तय करके चली गई थी, अब जब वो ये सारा मामला सुनते हैं, तो फिर वो मामले की तह तक जाने की तैयारी करते हैं। अब जब मामले की तह तक जाने की तैयारी करते हैं, तो फिर वो इस खातून को भी गिरफ्तार करते हैं, जिनसे कि इनकी शादी हुई थी, और इसको हिरासत में लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद इसका मोबाइल अपने कब्ज़े में लिया जाता है और मोबाइल से उसका देखा जाता है कि एक नंबर है जिस पर वो तवातर से कॉल्स करती है। इस नंबर पे कॉल की जाती है तो पता लगता है कि ये एक एहसान नामी शख्स का नंबर है और ये एहसान इसका कज़न है। अब एहसान को पुलिस जो है अपने पास बुला लेती है और उसके बाद ये दोनों फर पूरी कहानी सुना देते हैं और पुलिस को कोई ज़्यादा तको-दौर नहीं करनी पड़ती। पता लगता है जनाब कि ये जो लड़की ज़ेब है,
ये शादी से पहले अपने इस कज़न एहसान को पसंद करती थी। जब इसके शौहर की वालिदैन उसके लिए रिश्ता ढूँढ रहे थे, इब्रार के घरवाले, इब्रार की एक अच्छी नौकरी लग गई थी। दूर पार की रिश्तेदारी भी थी इसके घरवालों के साथ, ज़ेब के घरवालों के साथ। जब इन्होंने रिश्ता डाला, तो उस वक़्त ये एहसान से शादी करना चाहती थी, लेकिन एहसान बेरोज़गार था। उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी, घर-बार भी कोई उसका अच्छा नहीं था। जबकि यहाँ पर जो लड़का इब्रार है, इसके घरवाले स्टेबल थे, अपना ज़ाती घर था, नौकरी थी, गाड़ी थी। इन तमाम चीज़ों के होते में पलड़ा जो है उसका भारी हो गया। ज़ेब ने अपनी माँ से कहा था कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, मैं एहसान से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इसकी माँ ने इसको सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि एहसान जो है उनके शौहर के साइड का रिश्तेदार था और वो अपने ससुराल वालों को इतना कोई ख़ास पसंद भी नहीं करती थी और ऊपर से एहसान की कोई नौकरी भी नहीं थी, ना उसका अपना ज़ाती घर था। तो ऐसे में वो अपनी बेटी का बेहतर मुस्तकबिल देख रही थी। सोचा तो उन्होंने यही था कि मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी, अपने शौहर का प्यार मिलेगा, सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। ज़ेब की शादी हुई, ज़ेब शादी होकर दूसरे घर तो आ गई, लेकिन उसकी यादों में अभी भी एहसान ही था। इस घर में आने के बावजूद उसने एहसान को अभी भुलाया नहीं था। साल गुज़रा, घर कोई औलाद ना हुई। आहिस्ता-आहिस्ता शौहर अपनी ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हो गया, ऑफ़िस, घर। इस दौरान में ज़ेब जब अकेला महसूस करती थी, तो एहसान को फ़ोन करती थी और एहसान से मशवरे करती थी, पुरानी बातें याद करती थी, पुराने वादे याद दिलाती थी और दोनों की मोहब्बत जो है एक बार फिर से बहुत ही तनोमंद हो गई थी। ऐसे में अब एहसान की नौकरी भी लग गई, तो एहसान ने उसे कहा कि तुम मुझसे तलाक ले लो, तो इसने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इससे भी तलाक लेने के लिए कोई वजह समझ नहीं आती। तो फिर आखिर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि इसे मार दिया जाए। एहसान ने इसको ये पूरा एक तरीका बताया, काला पत्थर इसको ला कर दिया जिसको इसने पीसा। पीसने के बाद उसने उसको खाने में किस तरह से मिलाया कि जो उसका ड्रिंक थी, उसने ड्रिंक मंगाई और ड्रिंक के अंदर उसने ये पत्थर मिक्स किया, साथ में खाना अच्छा सा तैयार किया। उस दिन जब इसका शौहर रात को घर काम करके आया, तो इसने उसके आगे उसकी पसंद का खाना रखा, साथ में उसके लिए ड्रिंक रखी और साथ में उसके साथ बैठ गई। खाना भी उसने उसके साथ मिलकर खाया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक इसने पीने से इनकार कर दिया कि मेरे गले में तकलीफ़ है, मैं कोक नहीं पीऊँगी, और कोक सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके शौहर ने पी। कोक पीने के बाद इसके शौहर की तबीयत कुछ ख़राब सी, दिल मतलाने लगा और वो ऊपर छत पे चला गया। छत पे जब वो गया तो ये इसके पीछे-पीछे गई कि देखूँ तो सही, आखिर मेरी ये जो कारस्तानी है कहाँ तक कामयाब हुई। तो इसके शौहर ने कहा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ आवाज़ार सा महसूस कर रहा हूँ, और उसने चहलकदमी शुरू कर दी। थोड़ी देर तो ये उसके साथ मौजूद रही और उसके बाद ये नीचे आ गई। आकर इसने अपने उसी कज़न को बताया कि लगता है काम हो रहा है, लेकिन असर अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। एहसान ने इसको तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता। अब वो कॉल डाटा रिकॉर्ड उस दिन रात की भी मौजूद हैं कि रात को 3-4 बार इन दोनों की आपस में बात हुई। उसके बाद उसने इसको कहा कि खामोशी इख्तियार करो, रात को काम हो जाएगा। उसके बाद इब्रार जो है वो नीचे आता है, कमरे में आकर लेट जाता है, कहता है तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। सोने के लिए लेट जाता है और उसके बाद वो फिर कभी भी नहीं उठता। रात को भी जिस रात ये सारी कार्रवाई हुई, उस रात भी इसके सोने के बाद 2 बार इस लड़की ने इब्रार की बीवी यानी कि ज़ेब ने फ़ोन किया एहसान को और उसके साथ लंबी-चौड़ी गुफ्तगू करती रही और आगे के सुहाने ख्वाब बुनती रही, जबकि उसका शौहर जो है मुर्दा उस बेड पर पड़ा था। उसके बाद उसने सारी प्लानिंग की एहसान के साथ मिल कर के, किस तरह से मैंने शोर डालना है, किस तरह से मैंने मामला पुलिस तक नहीं जाने देना, और वही सब कुछ उसने किया। ऐसे रोई, ऐसी बेहोशी की एक्टिंग की कि किसी का उसकी तरफ वहमो-गुमान में भी नहीं आया कि ये वो हो सकती है। पुलिस आई, लेकिन पुलिस को बरादरी और ख़ानदान और इन बातों के डर से वालिद ने बाहर-बाहर से ही निपटा दिया और उसके बाद ये तदफ़ीन हो गई। लेकिन तदफ़ीन से पहले जो बेटे ने जो मंज़र देख लिया था, जो जिस्म पर नीले निशान देखे थे, जो सुन चुका था, पढ़ चुका था कि ये निशान जो हैं ये ज़हर खुरानी की वजह से भी होते हैं, और फिर इस लड़की का उसी दिन इसरार करना कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, जिसने शकूक व शुबहात को जन्म दिया, और उसके बाद ये मामला पुलिस तक गया और उसके बाद ये कलई खुलकर निकली कि ये खातून जो है ये तो किसी और को पसंद करती थी, जिसके लिए उसने किसी और के बेटे की जान ले ली। नहीं पसंद करते, छोड़ दीजिए। किसी को उसकी औलाद से तो महरूम ना कीजिए। और कत्ल, एक शख्स का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल, कत्ल की माफ़ी नहीं है। क्या मुँह लेकर जाएँगे आप? एक छोटी-सी खुशी के लिए आप अपनी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद कर लेते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसे शर इंसानों से अपनी पनाह में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।